देखिए, चलिए आज जो है हम आज इन्वायरमेंट आवर इन्वायरमेंट चैप्टर जो है उस ऊपर देखेंगे। ये बेसिकली क्लास 5 का है और सीबीएसई पैटर्न से है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म है। पहले कुछ इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें उसको जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। टॉपिक पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है नॉइज पॉल्यूशन, तीसरा है एयर पॉल्यूशन, चौथा है कंजर्विंग इन्वायरमेंट, पांचवा है वाटर पॉल्यूशन और छठा है द 3R। ठीक है ना, 3R के भी बारे में इसमें जानेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। तो इतना चीज़ जो है और इन्वायरमेंट जो है इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला लाइन का मतलब यह है कि वी हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड अस लाइक सॉइल, रॉक्स, प्लांट, एनिमल्स, लैंड, वाटर, इटीसी। मतलब कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि मिट्टी है, पत्थर है, पौधे हैं, जानवर है, ज़मीन है, पानी है और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। ऑल दीज थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ये जितने भी हमारे सराउंडिंग में ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये वेदर वेदर मतलब होता है चाहे चाहे या तो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग हो सकते हैं। तो द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट किसको कहेंगे? तो आप यहाँ से उसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि द सराउंडिंग मतलब वैसा वातावरण, ठीक है, इन विच वी लिव जिसमें हम रहा करते हैं उसी को हम इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें ह्यूमन बींग को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब अपने मानव को भी शामिल कर लिया जाए, आदमी को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो सभी जो है डिपेंड करते हैं किस पर? नॉन लिविंग थिंग पर। ठीक है। ये नहीं कि हम लिविंग थिंग्स हैं तो केवल लिविंग थिंग्स पर ही डिपेंड रहेंगे, नहीं, हम जो है नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है एक यहाँ पर कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर एंड वाटर। अब जैसे कि अब जानिए, एयर एयर और वाटर क्या है? ठीक है, एयर और वाटर एक प्रकार का नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। और नॉन लिविंग और लाइफ जो है एयर और वाटर के बिना हम पॉसिबल नहीं है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हमें खाना कैसे मिलता है? तो हमें खाना जो है पौधों और जानवरों से मिलता है। सॉइल, रॉक्स, ईटीसी आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग आवर हाउसेज। ठीक है, जैसे कि अब हम जैसे कि जिस घर में रहते हैं वो भी तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उस पर डिपेंड तो रहते हैं। तो उस घर को बनाने के लिए हमें जो मिट्टी लगती है, पत्थर लगती है, वो सब बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे घरों में लगती है। ठीक है, दस आवर एग्जिस्टेंस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वजूद है, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर है? तो हमारे एनवायरमेंट पर निर्भर है। ठीक है। द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज आल्सो डिस्टर्बेड द बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन नेचर। देखिए, मतलब हमारी एक जनसंख्या धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जनसंख्या, तो ये क्या कर दिया है? बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। बैलेंस मतलब होता है संतुलन। किसके संतुलन के बीच में? बैलेंस को डिस्टर्ब करना मतलब कि थोड़ा सा खराब कर दिया है। किसके किसके बीच में? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो वस्तु सजीव है और जो निर्जीव है, उन सामग्रियों के बीच में। द इंक्रीज इन नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग हैड लेड टू द ड्रास्टिक चेंज इन एनवायरमेंट। देखिए, जैसे कि मानव की जो ज़रूरतें हैं, आदमी की जो ज़रूरतें हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वो एक तरफ लेके चला गया है किस पर? ड्रास्टिक चेंज इन्वायरमेंट। इससे हमारे इन्वायरमेंट में प्रकार से बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया है। ठीक है। अब जानते हैं कि पॉल्यूशन कहते किसको है। देखिए, यहाँ पर पॉल्यूशन का एक परिभाषा दिया गया है कि द हार्मफुल चेंज मेड इन एनवायरमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि एक हानिकारक बदलाव। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं हो। तो चेंज मतलब होता है बदलाव। मेड इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट में लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब कि मानव के अनेक या बोल सकते हैं दूसरे प्रकार के जो क्रियाकलापें हैं, कामों हैं, उनके द्वारा लाया गया, उन्हीं को हम पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं पॉल्यूशन का। ठीक है, कि द हार्मफुल चेंज मेड इन एनवायरमेंट ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज आर कॉल्ड पॉल्यूशन। अब देखिए, पॉल्यूशन तो किस चीज़ से फैलता होगा ना, तो जानते हैं कि एक पॉल्यूटेंट होता है टर्म। द हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। मतलब कि वैसे हानिकारक चीज़, ठीक है ना, जो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, जो प्रदूषण का कारण बनते हैं, उसे हम पॉल्यूटेंट और हिंदी में इसको प्रदूषक के नाम से जानते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं। देखिए, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉल्यूशन जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन, तीसरा सॉइल पोल्यूशन और चौथा नॉइज पोल्यूशन। वैसे तो पोल्यूशन बहुत सारा प्रकार का होता है, लेकिन अभी आपको 4 टाइप्स का पोल्यूशन के बारे में जानना है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं एयर पोल्यूशन किससे कहते हैं। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर पार्टिकल लाइक डस्ट एंड स्मोक इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन है तो एयर मतलब क्या चीज होता है? हवा। तो हवा में जो हार्मफुल गैसेज, जैसे कि देखिए मिक्सिंग मिक्सिंग मतलब होता है मिल जाना। हार्मफुल गैसेज है जो हानिकारक, जो गैस है या कोई अदर पार्टिकल से कोई दूसरे पार्टिकल, जैसे कि डस्ट हो गया, धुआं हो गया, ये सब हवा में जाकर मिक्स हो जाते हैं। हवा को क्या कर देते हैं? हानिकारक कर देते हैं, उनको गंदा कर देते हैं। उन्हीं को हम पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये आखिर ये पॉल्यूशन हो जाता है तो हमें सांस लेने में बहुत सारा दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये इसी को हम पॉल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। ये कैसे होता है? इट इज काउज्ड बाई स्मोक रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। देखिए, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किसके कारण होता है? तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो हम जानते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाले धुआं से होता है। लेकिन
एक और यहाँ पर दिया है कि इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्री से स्मोक निकलती है, धुआं निकलती है, उनके कारण एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। द स्मोक कंसिस्ट ऑफ हार्मफुल गैसेज। देखिए हम जानते हैं कि हार्मफुल गैसेज यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है कि हार्मफुल गैसेज कौन कौन से हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि अमोनिया। एक हार्मफुल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस हमारे लिए हानिकारक है और वो एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 600 गुना ज़्यादा, ठीक है ना, 6 मल्टीपल ऑफ 600, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। और आगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या कराता है? सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का हार्मफुल गैस है जिससे हम एसिडिक रेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए H2S जिसको बोलते हैं, एंड ETC, ये सारे जो है ये सब हार्मफुल गैसेज है जो एयर को पॉल्यूट करती है। स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फायर क्रैकर्स ऑल्सो एड टू एयर पोल्यूशन। जैसे कि जो गाड़ी से, ऑटोमोबाइल्स मतलब होता है वाहन, गाड़ी, और फायर क्रैकर मतलब होता है पटाखा जो हम शादी में छोड़ते हैं, दिवाली में छोड़ते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हम छोड़ते हैं। तो उनसे जो निकलने वाली जो धुआं होती है, मेनली तो हम लोग ऑटोमोबाइल्स को ही लेंगे कि ऑटोमोबाइल से जो निकलने वाली जो धुआं होती है वो क्या करता है, एयर में पॉल्यूशन को फैला देता है। इन रूरल एरिया, मतलब कि गाँव के एरिया में, पीपल यूज फायरवुड, लोग जो है लकड़ी पर खाना बनाते हैं, एंड कोल फॉर कुकिंग, मतलब कि खाना बनाने के लिए कोयला का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, जिससे उससे भी क्या होता है, हवा पॉल्यूशन होता है, मतलब हवा गंदा होते जाता है। देखिए अब एयर पोल्यूशन अगर हो जाए तो क्या क्या होगा, उससे कौन कौन से इफेक्ट होंगे, उनके एयर पोल्यूशन से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पॉल्यूटेड एयर काउज मेनी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा, ब्रोंकिटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, ETC। देखिए अगर पॉल्यूटेड एयर है, अगर कहीं पर प्रदूषित हवा है, इसको हिंदी में प्रदूषित हवा बोलते हैं, तो वो बहुत सारी रेस्पिरेटरी, मतलब कि श्वसन संबंधी डिसऑर्डर, बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अस्थमा, लोग खांसने लगते हैं, ब्रोंकिटिस एक प्रकार बीमारी है, थ्रोट इन्फेक्शन मतलब गला में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इट इज काउज्ड आई एंड स्किन इरिटेशन, इससे क्या होगा कि आंख का लाल होना, ठीक है। जैसे कि हम लोग गाँव में रहते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे शहर में चले जाते हैं कभी कभी, तो हमारा आंख जो है लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का एयर जो है कैसा है, पॉल्यूट है, मतलब कि आंख लाल हो जाता है। स्किन इरिटेशन मतलब कि स्किन जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा रूखा सूखा लगने लगता है, तो उसको हम स्किन इरिटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर काउज एसिड रेन विच काउजेज डैमेज टू सॉइल, प्लांट, एनिमल्स एंड बिल्डिंग, ETC। देखिए पॉल्यूटेड जो एयर होता है, हवा जब पॉल्यूट हो जाता है तो उससे एसिड रेन हो जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना, कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उससे क्या होता है कि वो लोग जो है हवा से, पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, और एसिड रेन, ठीक है ना। एसिड रेन मतलब कि एसिड रेन वो होता है जिससे सॉइल प्रभावित हो जाए, ठीक है, प्लांट प्रभावित हो जाए, एनिमल प्रभावित हो जाए, बिल्डिंग प्रभावित हो जाए, मतलब इनका केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो खराब हो जाता है। जैसे कि सॉइल से अभिक्रिया कर लेगा, उसको मिट्टी को एसिडिक कर देगा, प्लांट से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके प्लांट को मतलब कि कहीं कहीं पर जला देता है, ठीक है। वो एनिमल का स्किन खराब हो जाएगा, बिल्डिंग का जो रंग है वो खराब हो जाएगा। जैसे कि ताजमहल का रंग आप जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है उसका संगमरमर जो है वो धीरे धीरे उसका रंग जो है वो खोता जा रहा है, तो वो एसिडिक रेन जो है वो कारण है, एसिड रेन के कारण उसका रंग जो है व्हाइट से येलो होते चला जा रहा है। देखिए आगे है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट काउजेज इन राइज इन टेम्परेचर विच प्रोड्यूसेज एन इफेक्ट कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या होता है, हर साल एक बैठक होता है, जैसे कि सभी देश जो है मिलकर एक जगह बैठक करते हैं कि उनमें इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हमारे वातावरण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा, ठीक है ना, बढ़ जाता है ना, तो वो टेम्परेचर राइज होता है, मतलब कि उसकी तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी को हम हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो इस पर यह बैठक होता है कि सभी लोग जो है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब निकलने का जो इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस पर रोक धीरे धीरे कम किया जाए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम किया जाता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते किसको है, आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, एक ग्लास हाउस कंस्ट्रक्टेड फॉर सम प्लांट दैट कैन नॉट सस्टेन एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। जैसे कि एक ग्लास का घर होता है, ठीक है ना, जो कुछ पौधे के लिए बनाया जाता है, जो एक्सट्रीम कोल्ड को सस्टेन नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है, कब, ठंडे के दिनों में, तो उसी से उसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रीन हाउस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द ग्लास हाउस ट्रैप द हीट ऑफ द सन इनसाइड एंड मेक द टेम्परेचर हायर देन आउटसाइड। देखिए ये क्या करता है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, ये सन से जो आने वाले जो रेज होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर लेता है, अंदर ये ग्लास में कैप्चर कर लेता है, और इसको कैप्चर तो कर लेता है, मतलब कि इसके अंदर तो इन तो होने देता है, लेकिन इसके बाहर नहीं जाने देता, आउट नहीं होने देता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि आउट नहीं हो सकता है, केवल इसके अंदर सिर्फ आ सकता है, आउट नॉट। इससे क्या हो जाता है कि जो बाहर का, अगर ठंडा का दिन है, ठीक है ना, अगर जब ठंडा का दिन आता है तो बाहर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन अंदर का जो तापमान है वो गर्म रहता है, जिससे पौधे जो है वो सस्टेन जिंदा रह पाते हैं। उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यू कैन फील द हीट व्हेन यू इंटर ए क्लोज्ड पार्क
आउटसाइड इन द सन ऑन द हॉट समर डे। देखिए कह रहा है कि यू कैन फील, तो महसूस कर सकते हो, दिस हीट मतलब इस गर्मी को, व्हेन यू इंटर अ क्लोज्ड कार पार्केड। जैसे कि क्या कीजिए कि गर्मी का दिन है चाहे जाड़ा का दिन है, ठीक है, एक जैसे कार है ना, कार को पार्क कर दीजिए कहीं पार्क बाहर, तो सूर्य का जो गर्मी है उस कार को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके उसको बाहर नहीं जाने देती है, तो उससे कार जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। ये गर्मी के दिनों में ऐसा जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो घर पर एग्जाम्पल दिया गया था कि ये हम बचाने के लिए वैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये हमारे आखिर हमारे अर्थ को कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में जानना हमें जरूरी है। तो देखिए इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि आवर एटमोसफियर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस, मतलब कि हमारा जो वातावरण है वो ग्रीन हाउस गैस जैसा ही एक्ट करता है, उसी की तरह एक्शन लेता है। तो अर्थ इज हीटेड अप बाय द सन रेज, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये सन से जो रे आ रहा है, यहाँ पर रे आ रहा है कि नहीं, तो इससे जो एटमोसफियर है, देखिए तो यहाँ पर कुछ एटमोसफियर ऐसा ऐसा गोला है निशान से लुक रहा है चारों तरफ है, तो उससे क्या हो जाता है कि ये तो गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म होने के बाद आगे देखिए, दिस हीट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इन इट एटमोसफियर ट्रैप दिस हीट एनर्जी, दिस हीट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल फॉर ऑल लिविंग थिंग। Certain humans activities like burning of fossil fuel in the automobiles and natural disasters like volcanic eruption, forest fire etc. release huge amount of greenhouse gases, thereby increasing the temperature of earth। देखिए अब समझिए इसका मतलब क्या चाहिए, पूरा तो पढ़ दिए। इसका मतलब यह है कि जब अर्थ से जो रे आता है, सॉरी जो सन से जो रे आता है, हमारा जो अर्थ का जो एटमोसफियर है उस रे को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। और जब रात होता है, रात होते ही ये यहाँ का जो गर्मी है, ठीक है ना, ये गर्मी जो है उसको ये एटमोसफियर से बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे हमें मतलब कि हमें और जितने भी सभी लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी जीवित प्राणी है उनके जीने के लिए एक सस्टेनेबल हैबिटेबल, ठीक है ना, जीने योग्य एक वातावरण देता है, एटमोसफियर देता है, जिससे हम यहाँ पर जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे ग्रीन हाउस गैस को कि कैसे हमारा अर्थ जो है ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस जैसा एक्ट करता है। अब देखिए अब ग्रीन हाउस मतलब कि हमारी जो अर्थ का जो गर्मी है वो कैसे बढ़ता है, और यहाँ पर जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल में करते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी निकल जाता है, कहीं कहीं जंगल में आग लग जाता है, तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो ग्रीन हाउस गैस में भी याद रखिएगा कि मुख्यतः CO2 होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखिए अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में यहाँ पर दिया भी गया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि द गैसेज इन द एटमोसफियर दैट ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब कि वैसे गैसेज, ठीक है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है एटमॉस्फेयर में, और हमारे अर्थ का वातावरण, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करता है, उसी को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। कुछ यहाँ पर गैसेज का नाम दिया गया है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। कह रहा है कि मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है वर्षों से। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसका कारण ये है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेज, CNG सब चीज़ हम जला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, मतलब कि जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलती है उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी हो रहा है। डिफोरेस्ट्रेशन, हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। CO2 को कौन लेता है, ऑब्जर्व करता है, तो पेड़ पौधा तो ऑब्जर्व करता है। अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो CO2 सब कहाँ जाएगा, वो सब ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएंगे, वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो डिफोरेस्ट्रेशन भी एक इसमें भूमिका अपना निभाता है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर कीप इंक्रीजिंग देन मोर हीट विल बी ट्रैप्ड, मतलब कि इसी तरह एटमोसफियर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ता चला जाए तो इससे क्या हो जाएगा, हीट जो है हमारे अर्थ का जो हीट है, वो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दिस विल लीड टू राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, इससे ये होगा कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है मीथेन, ठीक है, एक मीथेन एक गैस है। तो मीथेन इज अ नेचुरल गैस दैट हीट ऑफ द अर्थ। देखिए मीथेन जो है एक नेचुरल गैस होता है, ठीक है, इसको ये अपने आप निकलते रहता है, जो अर्थ को गर्मी को बढ़ाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली। देखिए ये हमारे मतलब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ देयर फूड, ये नेचुरली निकलता है, ये हम लोगों से नहीं होता है, ये जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हैं, जो खाना खाते हैं हम लोग, खाना तो जाके कहीं पचता होगा ना, तो उसी को जो खाना पचाता है ना हमारे अंदर, उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जो हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं, तो अपने खाने को जब अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उन्हीं से कौन सा गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। द एक्सक्रेटा ऑफ दिस एनिमल रिलीज मीथेन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। और इनका जो गोबर होता है ना, जो निकलता है इन जानवरों के गोबर, तो उनसे क्या होता है, मीथेन गैस जो है वातावरण में निकलता है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। और ये कभी कभी जो है
कभी कभी नहीं, ये फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों से भी निकलता है, ठीक है। और धान के खेती, धान के जो जड़ होता है, धान के अगर फसल भी उपजाते हैं तो उनके भी जड़ों से भी निकलता है मीथेन गैस। उसके बारे में आप आगे वाले क्लास में देखिएगा शायद, ठीक है। तो इतना जितना इसमें दिया हुआ है उसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। अब देखिए, एक है वाटर वेपर, ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेज है। वाटर वेपर मतलब समझते हैं, ये वाष्प होता है। तो वाटर वेपर एंड ओजोन ऑल्सो एड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, वाटर वेपर मतलब कि वाष्प है, और ओजोन, ओजोन के बारे में आप जानते हैं, ओजोन एक क्या है, एक लेयर है, सम मीजोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में एक ओजोन लेयर होता है, जो सूर्य से जो एक किरण आता है ना, सूर्य से, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, तो उससे हमें बचाता है। और अल्ट्रा वायलेट जो है तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो देखिए, एक होता है ए, और एक होता है बी, और एक होता है सी। तो सी जो होता है, इसको ओजोन जो लेयर होता है, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्व कर लेता है। और हमारे पास कौन कौन आ जाता है, तो हमारे पास आएगा ए और आएगा जो बी, ये ठीक है ना। बी अगर हमारे पास आता है तो इससे हमें स्किन कैंसर, स्तंभा, ये सब हो जाता है। ए जो है हमारे लिए अच्छा है, ये हमें विटामिन डी देता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये को भी नहीं ऑब्जर्व कीजिएगा, नहीं तो धीरे धीरे ये भी स्किन को धीरे धीरे ये भी जलाता है। देखिए, तो ये सभी क्या करते हैं, वाटर वेपर जो है और ये ओजोन जो है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। देखिए, अब अगला एक लास्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFC के नाम से जानते हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ केमिकल यूज्ड इन द एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। देखिए, हम जो घर में AC लगाते हैं, इसको हम फुल फॉर्म एयर कंडीशनर होता है, और रेफ्रिजरेटर रखते हैं, जिससे हमें कोई भी सामान गर्मी के दिन में पानी ठंडा करते हैं, बर्फ जमाते हैं। तो ये इनसे क्या होता है कि एक प्रकार का गैस निकलता है, ठीक है। एक तरफ तो ये ठंडा करता है, और दूसरी तरफ जो है एक अर्थ का, देखिए इसका अपोजिट, देखिए एक न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, कि मतलब एक तरफ ठंडा करेगा तो एक तरफ गर्म करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अंदर वाला का ठंडा कर देगा, और बाहर जो है एक गैस रिलीज करता है, जिसको हम CFC के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब कि अंदर वाला पार्ट को ठंडा कर देगा तो वो तो ठंडा हो रहा है, लेकिन एक बाहर एक गैस निकलता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, CFC के नाम से जानते हैं, जो हमारे अर्थ को, देखिए क्या करता है, देखिए, इट डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एंड हीट ऑफ द अर्थ। और ये हमारे जो ओजोन लेयर है ना, अभी हम आपको बताया है ना मीजोस्फीयर के बारे में, तो मीजोस्फीयर में कौन ओजोन एक लेयर होता है जो अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। तो उसको ये डैमेज करता है, जिससे हमारे अर्थ का खर्च हो जाता है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। आगे मीथेन गैस है। मीथेन गैस का मतलब ये है, ये भी एक प्रकार का गैस ही होता है, देखिए ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन इज नेचुरल गैस। मीथेन को हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। मीथेन को बहुत सारा नाम है, जैसे कि नेचुरल गैस, मार्स गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, बहुत सारा नाम होता है इसका। लेकिन आप याद रखिएगा, मीथेन जो है नेचुरल गैस है। दैट हीट ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो हीट को, अर्थ को क्या करता है, हीट करता है, गर्मी करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ देयर फूड। मतलब कि ये जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि किसी को कोई, मतलब कि कुछ चीज को जलाए तो अब ये निकलेगा, ये नेचुरली निकलते रहता है। कैसे नेचुरली निकलेगा, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, जो पाचन तंत्र होते हैं किसके, हार्बीवोरस एनिमल के, जब वो डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं अपने फूड को, तो उसके दौरान निकल जाता है। द एक्सक्रेटा ऑफ दिस एनिमल्स रिलीज मीथेन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये जो एनिमल्स होते हैं, इनके जो गोबर होती है, उनसे भी इसको क्या निकलती है, उनसे भी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसको हम मीथेन गैस को हम एक मार्स गैस तो कह दिए, नेचुरल गैस भी कह दिए, इसको हम गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। ये फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल से भी प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए, अगला है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, तो वाटर वेपर का हिंदी होता है वाष्प, ठीक है ना, कि वाटर वेपर एंड ओजोन ऑल्सो एड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर वेपर जो होते हैं और जो ओजोन भी होता है, ये भी क्या करता है, एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट को ऐड करता है। अब अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम CFC के नाम से जानते हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रकार का केमिकल है, जिसका इस्तेमाल हम एयर कंडीशनर, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि एयर कंडीशनर में हम कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में हम लोग CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो गैस का इस्तेमाल करते हैं। इट डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हीट ऑफ द अर्थ। ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारा ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर है ना, जिसको हम क्षोभ मंडल और समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल में क्या रहता है, समताप मंडल में ओजोन लेयर रहता है, जिसको हम मीजोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसको जो ओजोन लेयर है उसको ये प्रभावित करता है, इसको क्षति करता है, और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको हीट कर देता है। और याद रखिएगा, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में हम शायद फ्रेऑन गैस होता है, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है 13.4, इसमें देखेंगे कि वाटर वेपर एंड क्लाउड्स जो है कितना प्रतिशत है,
25% है, CO2 टोटल 19% है, मीथेन एंड अदर 6% है। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस का चार्ट है। ठीक है ना, ये नहीं दिखेगा कि ये टोटल एयर का है, ये ग्रीन हाउस गैस का चार्ट है कि कौन ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ाते हैं। देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो उसी जैसे ग्रीन हाउस गैसेज है उसी से मतलब कि वैसा ही संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है जान लेते हैं कि द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर विच हैज इंक्रीज्ड द अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, कह रहा है कि जो ग्रेजुअल मतलब कि लगातार जो हम ग्रीन हाउस गैसेज में जो इंक्रीजेज हो रहा है, जिससे हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग के से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला देख लेते हैं कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ जाए तो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहला चेंजेस देखिए, पहला चेंजेस है कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड ग्लेशियर, मतलब कि जितने भी पोलर आइस है, ठीक है ना, मतलब कि जितने भी बर्फ के चट्टान है और ग्लेशियर्स है वो सब पिघलने लगेंगे। जब अगर सब कुछ पिघलेगा तो उससे हमारे जो सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे लीडिंग टू सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरिया नियर द सी। इससे क्या होगा कि जो समुद्र के जो किनारे वाले जो एरिया है, अगर समुद्र का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो वो सब मर्ज हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा समुद्र में। समुद्र के जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाएगा तो वो सारे एरिया जो किनारे वाले होंगे वो डूब जाएंगे, या जो लो लेवल होगा ग्राउंड का वो सब भी डूब जाएगा। इस ऑल्सो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न। इससे क्या होगा कि जो रेनफॉल जो होता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि होता है कि कहीं कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, कहीं कहीं पर रेनफॉल ही ना हो, फॉरेस्ट पर प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्लांट एंड एनिमल्स पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, आखिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला जो देख लेते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, पहला है यूज ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड फायरवुड शुड बी अवॉइडेड। मतलब कि जो कन्वेंशनल फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, फायरवुड, इनको इनको मतलब कि जलाने से हम बचेंगे, इनका इस्तेमाल करने से मतलब कम से कम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है ऑटोमोबाइल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स शुड बी मिनिमाइज्ड, मतलब कि जो गाड़ियाँ जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स पर चलती है, वो कोयला पेट्रोलियम डीजल पर चलती है, उनको मिनिमाइज किया जाए। मिनिमाइज मतलब होता है कम किया जाए। इंस्टीड मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सच एज बसेज एंड ट्रेन शुड बी यूज्ड। और इसके जगह पर हम किसका इस्तेमाल करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कि बसेज हो गए, ट्रेन का इस्तेमाल करें। और और क्या है, तो जैसे कि अब के ज़माने में तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ईंधन का भी हम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, और बैटरी से भी चलित ईंधन, सोलर से चलित ईंधन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो है हमारा क्या हो, तो उससे जो है हमारा मतलब कि ठीक है, जैसे कि फ्यूल एज सच एज सीएनजी, एलपीजी, बैटरी पावर, सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी शुड बी यूज्ड। जैसे कि हम क्या करना चाहिए कि ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि सीएनजी हो, ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो, या बैटरी पावर का इस्तेमाल, या सोलर एनर्जी या हवा से जो उत्पन्न एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है ना, मतलब कि पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। इसलिए तो मिनिमाइज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, मतलब कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए। मेनी एग्रीमेंट्स हैव बीन साइनेड बाय मेनी कंट्रीज एमिंग एट रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब बहुत सारे जो देश हैं वो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। वन सच एग्रीमेंट इज क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, एक क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है सभी देशों द्वारा, जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए बनाया गया है। इसमें सभी देश जो है कहते हैं कि हम अपने देश में ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे। देखिए देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है कि यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे, सीएनजी वाला कार चलाएंगे, और ये जो पेट्रोल है इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे हम बंद कर देंगे। देखिए आगे क्या है, तो आगे जान लेते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, तो इसके बारे में देखिएगा ध्यान से कि वाटर पोल्यूशन किसको कहते हैं। डेफिनेशन यहीं से लिख लीजिएगा, डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज विथ वेरियस पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। मतलब कि वाटर बॉडीज में जितने भी वाटर के जो स्रोत है जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, समुद्र हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, उसमें पोल्यूटेंट्स का अलग अलग प्रकार के जो पोल्यूटेंट्स हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं उनका मिल जाना है क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर गेट पोल्यूटेड व्हेन सीवेज फ्रॉम होम्स एंड हॉस्पिटल्स रिलीज इनटू वाटर बॉडीज। मतलब वाटर जो है तब पोल्यूट हो जाता है जब सीवेज, कचरा जो है घर की जो नालियां है या जो हॉस्पिटल के जो कचरे हैं उसको हम वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, नदी और नाले नदियों में बहा देते हैं नालों के थ्रू। टॉक्सिक एनिमल्स आर सब्सटेंस केमिकल Toxic chemicals and substances like arsenic, mercury and lead present in the industrial waste are also released into water bodies। देखिए, जैसे कि टॉक्सिक मतलब होता है जो जहरीले जो पदार्थ हो गए, जहरीले जो रसायन हो गए, पदार्थ हो गए, जैसे कि जहरीले पदार्थ कौन कौन है, आर्सेनिक हो गए, मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। इनको भी कहाँ पर बहाया जाता है, तो इनको भी वाटर बॉडीज में बहाया जाता है।
आर्सेनिक पॉइजनिंग काउज ब्लैक पैचेज ऑन द स्किन, मतलब कि जो आर्सेनिक से जो पॉइजनस होता है, जो आर्सेनिक जो जहरीले जो चीज़ होते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारे स्किन पर ब्लैक ब्लैक पैचेज आने लगते हैं। अब मर्क्यूरी के बारे में देखते हैं कि मर्क्यूरी एंड लेड पॉइजनस कैन बी फैटल। जैसे कि मर्क्यूरी और लेड जो होता है, वो शीशा जो होता है, ये तो हम जानते हैं कि जो गाड़ियाँ होती है उनके धुआं से भी निकलती है, क्या चीज़, शीशा निकलती है। तो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस TEL मिला दिया जाता है, जिससे जो होता है वो शीशा नहीं निकल शीशा जो होता है उसका आवाज़ नहीं निकलता है। लेकिन शीशा के अभी यूज पर जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है बैन लगाया है कि ज़्यादा नहीं यूज करें। इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है ना, ये डेंजरस हो सकता है, फैटल मतलब होता है डेंजरस हो सकता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल। सी वाटर इज पोल्यूटेड ड्यू टू ऑयल स्पिल्स, मतलब सी वाटर जो है वो किससे ज़्यादा मतलब कि पोल्यूटेड हो रहा है, तो ऑयल स्पिल्स, तेल द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑल दिस एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, ये जितने भी मतलब कि जितने भी हम चीज़ हम सब कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो जल में जो रहने वाले जो जीव हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। कंटिमिनेटेड वाटर इफ कंज्यूमेड बाय ह्यूमन बींग्स कैन काउज वेरियस डिसीजेज लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड, डाइसेंट्री etc। जैसे कि जो अगर हम पोल्यूटेड वाटर को पिएंगे, अगर हम कंज्यूम करेंगे उसको, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, हिंदी में क्षय रोग या एक प्रकार का बुखार होता है, डाइसेंट्री हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों हो सकता है। मछली पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जो जल में जीने रहने वाले जीव हैं, जैसे कि मछली, कछुआ, ये सब जो है उनके स्किन पर ब्लैक ब्लैक पैचेज आते हैं, जिनसे अगर वो नदी में रहते भी हैं, तो अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें बहा रहे हैं, तो अगर हम मछली तो खाते भी तो हैं, अगर हम मछली को भी कंज्यूम करेंगे तो हमें भी उनसे होकर बीमारियाँ आ सकती हैं, ठीक है। तो अब हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्या कहते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिएगा कि डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, मेटल कंटेनर्स, ग्लास बॉटल्स etc कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। मतलब ये हुआ है कि अगर हम सॉलिड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गया, मेटल हो गया, कंटेनर हो गया, ग्लास बॉटल हो गया etc को अगर हम डंप कर देते हैं सॉइल में, तो उसी को हम सॉइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो केवल कचरे को फेंकने से ही नहीं होता है कि वहाँ का मिट्टी खराब हो जाएगा। ये जो होता है, अगर एक्सेसिव, अगर किसी मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या यूज कर ले, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर ले, तो और चाहे पेस्टिसाइड्स यूज कर ले, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। दे सब्सटेंस इंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन। ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं, हम तो जानते हैं कि फूड चेन से ही करता है। जैसे कि अगर हम वाटर में वेस्ट डालेंगे, तो वाटर वेस्ट वाले जो जितने भी चीज़ है वो मछली क्या करती है, खाती है, और मछली को हम खाते हैं, तो एक प्रकार क्या होगा, फूड चेन हो गया। फूड चेन से वैसे ही सॉइल पोल्यूशन में भी होता है कि सॉइल पोल्यूशन में अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर दें, तो वो केमिकल्स है, तो वो केमिकल्स ही, तो अगर हम कोई सब्जी को अगर खाएंगे, जब फ्रूट को खाएंगे, तो वो हमारे अंदर तो आएगा, और हमारे अंदर आएगा तो हमें क्या हो जाएगा, बहुत बीमारी हो जाएंगी, ठीक है। इट आगे बढ़ा कि इट ऑल्सो मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। ये क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम सॉइल का इस्तेमाल कर लें, या अगर कचरा फिर लंबे समय तक अगर फेंका रह जाए, तो वो क्या होता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाता है, वहाँ पर मिट्टी फसल जो है हम दोबारा उपजाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और वहाँ पर प्लांट जो है वो ज़्यादा नहीं ग्रोथ होते हैं। जैसे कि देखिएगा कहीं पर अगर कचरा ज़्यादा फेंका जाता है, तो वहाँ आसपास के जो इलाके होते हैं, वहाँ पर पौधे जो है नहीं मिलते हैं, इसी कारण होता है। देखिए, अब नॉइज पोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि नॉइज मतलब कि साउंड, ठीक है ना। नॉइज मतलब होता है, कहता है ना, डोंट मेक अ नॉइज, क्लास में सब लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉइज मतलब शोरगुल, ठीक है। जैसे कि लाउड लाउड या अनप्लीजेंट साउंड हो गया, ठीक है, या अनडिनाइड साउंड, अनडिजायरेड साउंड इज कॉल्ड द नॉइज। मतलब अगर नॉइज का डेफिनेशन लिखना है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, अनप्लीजेंट हो, जो कान को बहुत ही ज़्यादा अप्रिय हो, अगर सुनने में बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर मान लो कोई आके आपके पास कान में भोपू बजा रहा है, तो बोला अरे अनप्लीजेंट है, कान को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसी को अनप्लीजेंट कहते हैं। अनडिजायरेड, अनडिजायरेड मतलब अनचाहा साउंड, ठीक है। अगर मान लो डीजे जो है बहुत ज़्यादा तेज में बज रहा है, तो कान को क्या करता है, पर्दे को इफेक्ट करता है, तो उसी को हम नॉइज के नाम से जानते हैं। नॉइज प्रोड्यूस्ड बाई हॉकिंग व्हीकल्स, मतलब कि जो गाड़ियाँ जो होती है, वो अगर अपना भोंपू बजाएगा, वो हॉर्न बजाएगा, तो उनसे होता है। एरोप्लेन्स, देखिए एरोप्लेन्स जब चलते हैं तो बहुत कितना आवाज़ करता है, मशीन से, लाउड स्पीकर से, एक्सप्लोजन से etc से, ये सब से नॉइज पोल्यूशन होता है। काउज नॉइज पोल्यूशन, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर, डिफनेस, स्ट्रेस एंड इवन नर्वस डिसऑर्डर। देखिए, अगर बहुत लंबे समय तक अगर नॉइज को सुनते रहें, ठीक है ना, लाउड नॉइज को लॉन्ग पीरियड तक अगर सुनते रहें, तो इससे हमें क्या हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो सकता है, डिफनेस हो सकता है, कोई कोई बहरा हो सकता है आदमी, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, या नर्वस डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये कान के पर्दे पर क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो किसी किसी के कान से ब्लड भी आने लगता है, तो इसी कारण हो जाता है। अब जानते हैं कंजर्विंग इन्वायरमेंट, अगर हम अपने वातावरण को, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करें, कैसे संरक्षित करें, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कीपिंग इन व्यू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक सिंसियर एफर्ट टुवर्ड कंजर्विंग और इन्वायरमेंट। कह रहा है कि हमारे मतलब कीपिंग इन व्यू द हार्मफुल इफेक्ट एंड वेस्टफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मतलब कि कह रहा है कि हार्मफुल इफेक्ट को दूर रखना, ठीक है ना, और हमारे जो जितने भी वेस्टफुल जो यूज है नेचुरल रिसोर्सेज का,
उसका मतलब कि सिंसियर होने के लिए, मतलब कि अगर हम हमारे वातावरण को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, हमारे वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट या सिंसियर सावधानीपूर्वक जो है हमें अपने काम को करना चाहिए वातावरण को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो वे है वो दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वे है। ठीक है, देखिए पहला वे क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, मतलब कि कचरा को फेंकने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि उसको कहाँ पर फेंका जाए, गीला कचरा को कहाँ फेंका जाए, सूखा कचरा को कहाँ फेंका जाए, तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। आगे है कि वेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सीवेज फ्रॉम होम बिफोर बीइंग इनटू वाटर बॉडी। मतलब कहने का ये है कि घर से या जो फैक्ट्री से जो निकलने वाली जो घर नालियाँ होती है, वो क्या होता है, सीवेज जो होती है वो पोल्यूटेड होती है। अगर हम उसे ऐसे ही बहा देंगे तो वो क्या करेगा, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेगा, जैसे वाटर पोल्यूशन होगा। तो उससे कह रहा है कि ट्रीट कीजिए। ट्रीट करने का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि डॉक्टर के पास अगर हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो हमें ट्रीट करता है, मतलब कि हमें ठीक करता है। तो वैसे ही पानी जो है पोल्यूट हो गया है तो उसको पानी को ठीक करना पड़ेगा। तो पानी को अगर नदी में बहाना है तो उसको सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेन्यूर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन फील्ड। कहने का मतलब ये है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेन्यूर्स यूज करेंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेन्यूर्स क्या होते हैं, तो जो जैविक खाद, मतलब कि जो घर पर ही बनाया गया जो खाद होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, या नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे जो प्राकृतिक रूप से बनता हो। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम ही करा जाए तो बढ़िया रहता है। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी। जो रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जिसको नवीकरणीय, मतलब कि फिर से प्राप्त किया जा सके, जो खत्म ना हो। ठीक है ना, जैसे कि सोलर, सूर्य का जो प्रकाश से जो एनर्जी आता है उसका, वाइंड एनर्जी मतलब कि हवा से जो एनर्जी मिलता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वॉकिंग एंड साइकिलिंग वाइल ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस अगर जाना हो, बहुत ही छोटा दूरी जाना हो, जैसे कि यहाँ से अगर मार्केट जाना हो, छोटा दूरी है, 1 किलोमीटर के रेंज में है या 2 किलोमीटर के रेंज में है, तो हम उसके लिए बाइक का इस्तेमाल नहीं करें, ये हमारे लिए बेहतर रहता है और यही बेहतर है। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए शॉर्ट रेंज में, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा चल कर जाए या साइकिलिंग कर ले। साइकिलिंग और वॉकिंग सबसे बेस्ट है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। ठीक है, सरकारी स्कूल में देख रहे हैं कि बच्चों को पौधा मिलता है और उनको पैसा भी दिया जाता है कि आप लोग पेड़ लगाइए। ठीक है, और पेड़ सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा लगाया भी जा रहा है। ठीक है, तो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स बाय यूजिंग मोर ऑफ क्लॉथ बैग्स। देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, चाहे बिहार सरकार जो है अभी देख रहा है कि प्लास्टिक पर बैन लगा रहा है। प्लास्टिक पर बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो मतलब कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। वो जो अगर प्लास्टिक को अगर आप फेंक देंगे तो 1000 साल भी अगर आप उसको देखेंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लास्टिक से रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो वो क्या करता है, सॉइल को क्या करता है, इनफर्टाइल कर देता है। तो इसीलिए हमें जो है क्लोथ बैग्स, अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर अगर मॉल्स में जा रहे हैं तो हमें वो प्लास्टिक से बैग नहीं, वो हमें कागज़ का बैग या कपड़े का थैला जो है दे रहा है। तो या हमें जो है खुद जो है अब हम अपने से सिंसियर होना होगा और हमें कपड़े का थैला या कपड़े का थैला जो है प्लास्टिक की जगह पर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, जब तक हम सिंसियर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर कहीं पर वाटर का वेस्टेज हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं का नल नल जो है अगर खुला हुआ है, अगर कोई यूज उसका नहीं है तो उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज इस प्रकार है कि घर में कहीं पर अगर लाइट चल रहा है, बत्ती चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है या वहाँ पर कुछ है नहीं तो हम उसको बंद कर देंगे। जैसे कि कमरे से निकलते समय हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। जैसे कि कमरे में अगर इंटर कर रहे हैं तो लाइट जला लीजिए, कमरे से बाहर जा रहे हैं तो लाइट को बुता दीजिए, पंखे को बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को और वाटर को बचा सकते हैं। जैसे कि हम ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं और मुंह में ब्रश डालकर और ब्रश करते रहते हैं और नल का पानी गिरते रहता है, तो उस समय क्या करना चाहिए कि वाटर को बंद कर लेना चाहिए, नल को बंद करना चाहिए, वाटर वेस्टेज बंद हो जाए, कम हो जाए। अगर नल कहीं पर अगर खराब भी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर कर देंगे या उसको हम किसी चीज़ से बांध देंगे कि नल का जो पानी है बाहर न गिरे। एडॉप्टिंग रैन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि जो रैन जो होता है, वर्षा का जो पानी होता है उसको भी हम कहीं कहीं पर सेव करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि वर्षा का जो पानी आता है तो छत से होता हुआ, नालियों से होता हुआ वो कहाँ चला जाता है, वो तो बाहर जाकर वो खराब हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि उसको हार्वेस्ट कीजिए, मतलब कि उसको नल पाइप लगाइए छत के किनारे किनारे और उस पानी को कहीं टंकी में या कहीं गड्ढे में उसको जमा कीजिए, ताकि वो पानी जो है उसका विषम परिस्थितियों में और सिचुएशन में हम उसका इस्तेमाल करा जा सके। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स सच एज पेपर, मेटल, कैंस एंड ग्लास बॉटल्स। जैसे कि कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिससे हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि पेपर हो गया, ऊँट होता है, मेटल कैंस होते हैं, उसको फिर से हम, जैसे कि हम लोग कागज जिस कॉपी पर लिखते हैं या बुक्स पर पढ़ते हैं उसको हम फिर से कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। वो क्या करता है,
उससे उसको फिर ले जाता है और फिर से उसको रिसाइकल करके थोड़ा सा क्वालिटी उसका घट जाता है, लेकिन फिर उसको बना देता है। तो मेटल कैंस हो गए, ग्लास बॉटल्स हो गए, उसको फिर से बना देता है। देखिए बड़े बड़े क्या करेंगे, इंस्टॉलिंग टॉल चिमनीज, मतलब क्या करेंगे, बड़े बड़े हम चिमनी लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इंस्टॉलिंग टॉल चिमनी एंड फिल्टर्स इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज गैसेज एंड स्मोक, सच इंडस्ट्रीज मस्ट बी सिचुएटेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड प्लेस। कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज में हम बड़े बड़े चिमनी लगाएंगे, मतलब लंबे लंबे चिमनी, और वो फिल्टर करे, ठीक है ना। वो गैसेज, अगर गैस उसमें से जो निकल रही है, वो जो धुएं निकल रही है, तो उसको फिल्टर करने वाला होना चाहिए। और ऐसी इंडस्ट्री जो धुएं निकलती है जिस फैक्ट्री से, उन फैक्ट्री को जो पॉपुलेटेड प्लेस है जहाँ पर लोग रहते हैं उनसे दूर होना चाहिए। ठीक है, अब हम जैसे कि कोई अगर हमारे पास कचरा है, वेस्ट है, तो उसको हम कैसे डिस्पोजल करें, मतलब कि उसको कैसे हम बहाएं या उसको कैसे फेंकें। पहला एक पैटर्न है लैंड फिल्स, मतलब कि हम उसको क्या कर सकते हैं, जमीन में कहीं पर हम उसको गड्ढा खोद के उसमें डाल सकते हैं। मतलब कि एक कॉमन एक टाइप है, मतलब कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन इज लैंडफिल। मतलब कि एक प्रकार का एक सामान्य टाइप है वेस्ट मैनेजमेंट का, कि हम क्या करें, उसको हम मिट्टी से भर दें। मतलब कि लैंड फिल्स, मतलब कि अगर कहीं पर मिट्टी जो है गड्ढा खोद दें और उसमें उसको डालते रहें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफिल, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो कचरे होते हैं उसको हम अलग अलग टाइप्स के, मतलब कि प्रकार के मिट्टियों को हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एक प्रकार का मेथड है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कंपोस्टिंग होता क्या है। देखिए, कह रहा है कि प्लांट एंड एनिमल वेस्ट ऑर्गेनिक कैन बी रिसाइकल्ड बाय कंपोस्टिंग। मतलब कि कंपोस्टिंग जो होता है वो सभी के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ प्लांट और एनिमल वेस्ट का ही हो सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। किसके मदद से, तो कंपोस्टिंग की मदद से। इट इज ए नेचुरल वे ऑफ डिकम्पोजिशन। ये एक प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक रास्ता होता है डिकम्पोजिशन करने का, अपघटन करने का, बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इट yields compost or manure which is rich in plant nutrient. This process recycles the plant nutrients back to the soil. ये क्या करते हैं कि ये जो होते हैं क्या करते हैं, ये कंपोस्ट उनको खाद को, मेन्यूर को क्या करते हैं, पौधे को, पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे पौधे के जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी मात्रा में ये वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधा जो है और ज़्यादा, मतलब कि अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स से ही वो मिट्टी में वापस चले आते हैं। ठीक है, आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या है। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का, यहाँ पर केचुआ दिख रहा होगा, चेड़ा हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस रेड वर्म्स, मतलब जो लाल जो केंचुए होते हैं, आर एडेड टू द कंपोस्ट, मतलब कि कंपोस्ट में मिला दिया जाता है, खाद में मिला दिया जाता है। देज वर्म्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट। और ये क्या करता है, कचड़े को, अब तो जानते हैं केचुआ जो है मिट्टी खाता है, तो ये और तो ये क्या करता है कि मिट्टी खाता है, तो मिट्टी खा खा कर वेस्ट को क्या कर देता है, ये मिट्टी भी बना देता है। दिस द एक्सक्रेटा ऑफ रेड वर्म्स मेक द कंपोस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो एक्सक्रेटा, जो मतलब कि ये जो लोग गोबर करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रेड वर्म्स के, लाल केचुओं के, वो कंपोस्ट जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे देखिएगा इंसिंट्रेशन। इंसिंट्रेशन क्या है, इंसिंट्रेशन एक प्रकार का बहुत ही बड़ा हैवी एथी है, लेकिन देखिए इसको बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रक्रिया में, वेस्ट इज बर्न्ड इन ए स्पेशल फर्नेस कॉल्ड इंसिनरेटर्स। मतलब कि कह रहा है कि इस प्रक्रिया में वेस्ट जो होते हैं वो एक प्रकार के स्पेशल फर्नेस, फर्नेस क्या होता है, तो फर्नेस का मतलब होता है आग, ठीक है ना। तो स्पेशल फर्नेस में जलाया जाता है, जिसको हम इंसिनेटर कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक प्रकार का ये फर्नेस है, ठीक है, उसमें जलाया जा रहा है, तो उसी को हम इंसिनेटर्स कहते हैं। एस इज कलेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट। एस इज कलेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट, मतलब कि जितने भी एस होते हैं, एस मतलब देखिए यहाँ पर एस का एक बनकर बना हुआ है, यहाँ पर कचरा जो है, धुआं राख जो है यहाँ पर निकल रहा है, उसको रिमूव कर लेता है, वो हटा ले जाता है। ए बैग हाउस फिल्टर हेल्प क्लीन एयर बिफोर इट इज रिलीज थ्रू चिमनी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक बैग हाउस है, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, बैग हाउस, यहाँ से हॉपर से एक प्रकार का क्या निकल रहा है, देखिए हॉपर माइनक्राफ्ट में देखे होंगे ना, हॉपर में क्या करते हैं, हॉपर में कोई चीज़ को फिल्टर करते हैं, हॉपर जो होता है यहाँ पर आता है और कलेक्ट करता है हॉपर कोई चीज़ को, तो यहाँ से जो हवा निकलता है, ये बैग हाउस जो है वो उसको क्या करता है, जितने भी पोल्यूटेंट एयर है उसको क्लीन करता है, और क्लीन करके यहाँ से ऊपर चिमनी से ऊपर बाहर निकल जाता है। हीट एनर्जी कैन बी यूज टू क्रिएट स्टीम एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट एनर्जी जो होता है उसको इस्तेमाल जो होता है हम क्रिएट स्टीम, भाप और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। हाउएवर दिस प्रोसेस हैज अ मेजर ड्रॉबैक एज इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एश ड्यूरिंग बर्निंग व्हिच काउजेज एयर पोल्यूशन। देखिए ये प्रोसेस जो है मतलब कि एक ड्रॉबैक है, मतलब कि इसको पीछे ही कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इसको प्रोसेस को अगर हम कर रहे हैं कि वेस्ट मैनेजर आ रहा है यहाँ पर फ्यूज बनकर में, फिर यहाँ पर इस चैम्बर में जल रहा है, तो इस बड़ी मात्रा में हम एयर तो फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ऐश निकल रहा है ना, राख जो है बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है,
जिससे जो होता है एयर पॉल्यूशन होने लगता है और धुआं भी बहुत बड़ी मात्रा में निकलने लगता है। ठीक है, अब आगे देखें, मतलब कि जब 3R के बारे में जान लेते हैं। 3R जो होता है वो सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। द 3R इसके बारे में देख लीजिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देखिए रिड्यूस मतलब क्या है, रिड्यूस मतलब हम तो जानते हैं कम करना होता है कि द इंक्लूड मेकिंग इफोर्ट टू जनरेट लेस वेस्ट बाय अवॉइडिंग डिस्पोजल गुड्स एंड बाइंग गुड्स दैट लास्ट लॉन्गर। देखिए कह रहे हैं कि ये इसमें इसमें वो चीज़ शामिल होता है जो ऐसे चीज़ को हमें खरीदना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा कम वेस्ट पैदा करे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम वेस्ट हो उससे बने, और क्या करें, मतलब कि बहुत ही लंबे समय तक और वो चले। मतलब कि जैसे कि कोई ऐसा सामान खरीदिए जो जल्दी खराब ना हो और वो लंबे समय तक चले, तो वो रिड्यूस करता है, मतलब कि वेस्ट को रिड्यूस करेगा। अगर मान लें कि तो कोई चीज़ है अगर हम खरीद रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो क्या हो जाएगा, अगर वो खराब हो जाता है तो उसको हम फेंक ही तो देते हैं, तो वो वेस्ट करेगा। पैकिंग ऑफ गुड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हम किसी भी सामान को हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे। गुड्स पैक्ड विथ प्लास्टिक एंड फॉइल शुड बी अवॉइडेड टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। मतलब कि जितने भी सामान है या अगर कोई भी मतलब कि चीज़ है तो उसको प्लास्टिक और फॉइल से बचना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि वेस्ट जो होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रीयूज का मतलब क्या है कि उसको फिर से इस्तेमाल करें, मतलब कि द इंक्लूड्स दिस इंक्लूड्स रीयूजिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। कहने का मतलब ये है कि ये रीयूज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज़ हमें खराब हो जाता है ना, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको बनवा लीजिए और बनवा के फिर से उसको इस्तेमाल करने लगिए, वही जो होता है रीयूज। चाहे जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया गया एग्जांपल, जैसे कि सच एज क्लॉथ नैपकिन्स और टॉवेल इंस्टीड ऑफ पेपर नैपकिन्स। जैसे कि हमें जो है, जैसे कि कोई चीज़ अगर फेंका जा रहा है, पेपर नैपकिन्स क्या होता है कि एक बार अगर हाथ पोंछिएगा तो उसका वो तो गंदा हो जाता है, तो वो गंदा हो जाएगा तो उसको तो हम फेंक देंगे ना, तो उसका तो रीयूज नहीं कर सकते हैं। उसको जगह अगर हम कपड़े का इस्तेमाल करें, कपड़े का रुमाल नैपकिन इस्तेमाल करें, तो उसको हम फिर से अगर हाथ अगर उसमें पोंछते हैं तो गंदा हो जाता है, तो उसको फिर से हम धो के फिर से तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो उसी को रीयूज के नाम से जानते हैं। कि सिमिलरली पेपर फ्रॉम ओल्ड नोटबुक्स इटीसी कैन बी रीयूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जैसे कि जो ओल्ड नोटबुक्स हैं उसका पेपर जो है उसको हम अलग अलग पर वेरियस पर्पस, मतलब कि अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसके बजाय कि हम उसको फिर से फेंक दें। ठीक है, ठीक है। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि दिस इंक्लूड्स कन्वर्टिंग यूज्ड एंड डिक्लेरेड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये इसमें वो चीज़ शामिल होते हैं जैसे कि कोई चीज़ को कन्वर्ट करके फिर से यूज किया जाए, ठीक है, और उससे कोई एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि पेपर कैन बी पल्पेड टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स। सिमिलरली ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड मेटल्स टीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि पेपर को हम फिर से पल्प कर देते हैं डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए, ठीक है, और जैसे कि ओल्ड ग्लास बॉटल्स हो गए, मेटल्स हो गए या टीन्स हो गए, तो इसको फिर से इस्तेमाल करके हम नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। इसी को हम रिसाइकल के नाम से जानते हैं। मतलब कि कोई चीज़ अगर पुराना हो गया है तो उसको फिर से इस्तेमाल कर, कोई कोई नई चीज़ में परिवर्तित करके उसको फिर से इस्तेमाल करना ही कहलाता है। ठीक है, रिसाइकल। अवेयरनेस, अब देखिए आगे का चेक, अवेयरनेस अबाउट डेंजर, मतलब कि awareness about danger to the environment was first reflected at the Earth Summit held in जून 1992 एट रियो डी जेनेरियो। देखिए रियो डी जेनेरियो पर, मतलब कि अगर इन्वायरमेंट को अगर जो चीज़ जो है डेंजर पहुंचा रहा है, खतरा है जिससे, तो उसका एक सबमिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। वो कब हुआ था, 1992 में रियो डी जेनेरियो एक जगह है, ठीक है ना, वहाँ पर हुआ था। एक ग्लोबल एक्शन प्लान कॉल्ड एजेंडा एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड इन दिस समिट। मतलब कि इसमें एक एजेंडा, ठीक है ना, एक एजेंडा 21 को कैसे किया गया, अडॉप्टेड किया गया, शामिल किया गया, लिया गया इस सम्मेलन में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहला जो है अर्थ समिट जो है किसके लिए, अर्थ समिट कब हुआ था, जून 1992 में हुआ था। ये किसके लिए था, तो अवेयरनेस अबाउट डेंजर ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि जो इन्वायरमेंट के जो खतरे हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, मतलब सभी को जागरूक करने के लिए हुआ था। ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यहाँ पर आपका जो चैप्टर होता है वो एंड हो जाता है। इसका आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम टू समराइज है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये समराइज में सब चीज़ चैप्टर का समरी दिया होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।